नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है सभी प्रतियोगी छात्र छात्राओं का अपने यूट्यूब चैनल आई के हिंदी टारगेट में। जी हाँ, आई के हिंदी टारगेट, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल से केवल हिंदी की तैयारी करवाई जा रही है। हिंदी टीजीटी, पीजीटी, एलटी, टेट और सुपर टेट के लिए इस चैनल के माध्यम से तैयारी करवाई जा रही है। तो आप लोग आज पढ़ेंगे हिंदी वर्णमाला। कैसे याद करें? तो हम बता रहे हैं, ऐसे याद करें जो कभी ना भूले। स्वर पर विस्तृत चर्चा करेंगे आज। ये सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो इस चैनल के माध्यम से पिछले दिनों हिंदी टीजीटी पीजीटी के जो हुए थे इंटरव्यू, उसकी पूरी तैयारी करवाएगी और सभी लोग पूरी तरह से संतुष्ट भी हुए। और अब इससे आपके टेट जो होने वाले हैं, सुपर टेट, उसमें जो आपके प्रश्न आते हैं, फिर इसके बाद टीजीटी पीजीटी, एलटी, जीआईसी की जो परीक्षा होने वाली है, आपको बता दें अप्रैल मई में होगी और उसमें 80 नंबर हिंदी के आएंगे। तो आपको पूरे सबसे ज़्यादा व्याकरण, उस पहले प्रश्न में आपको रचना होगा। जो पहला पेपर होगा प्री में, उसमें आपको व्याकरण पर पूरा ध्यान देना होगा, क्योंकि व्याकरण में प्रश्न अगर गलत हो जाते हैं तो समझ लीजिए फिर दिक्कत है। तो चलिए हम आज पूरी चर्चा करेंगे हिंदी वर्णमाला पर। तो आप लोग तैयार हो जाइए, प्रश्नों को देखिए कैसे कैसे प्रश्नों को हम बना के लिखे हैं। और आपको अगर अच्छा लगे तो प्रश्नों को कलेक्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो जितने लोग हमारे चैनल को, जो नए लोग हैं, अगर नए व्यूवर हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। और जो लोग सब्सक्राइब कर लिए हैं, सभी लोग लाइक कर देंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आज से शुरू हो चुका है और जितना भी अब आपको पूरा प्रत्येक दिन सुबह में आपको मिलेगा। ये तो वर्णमाला ऐसा है दोनों के लिए होगा, चाहे किसी भी में हो, वर्णमाला सब में आता है। लेकिन इस चैनल के माध्यम से सुबह के समय टेट सुपर टेट के लिए क्लास, और शाम के समय टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी या टेट प्रोफेसर के लिए तैयारी करवाई जाएगी। तो आप लोग तैयार रहिएगा सुबह के लिए और शाम के लिए। और जल्द ही ऑनलाइन भी हम इसके माध्यम से पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। पहले हम स्वर पर पूरा चर्चा कर लेते हैं, स्वरों पर। चलिए, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि वर्णमाला, जी हाँ, वर्णमाला आज सबसे पहले हम आपको स्वर बताएंगे, सिर्फ स्वर बताएंगे। और स्वर में जितने भी प्रश्न बनते हैं, लगभग लगभग सभी प्रश्न हमने कलेक्ट कर लिए हैं। और आपको देखना है कैसे कैसे आपको पढ़ना, कैसे याद करना है। बस दिमाग थोड़ा सा लगाएंगे तो आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। प्रश्न कैसे पूछा जाता है उसको आप देखेंगे। तो चलिए देखिए, पहला प्रश्न आपका रहेगा। जैसे आपको पेपर में जाते हैं तो प्रश्न क्या मिलता है कि हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? तो आप ध्यान दीजिएगा, हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है। कितना होता है? 11 होता है। स्वरों की संख्या 11 होती है। तो 11 कौन कौन है देख लीजिए, आपके सामने वो लिखा गया है। आ, ई, उ, री, ऐ, ओ, औ। ये 11 स्वर आपके हैं। फिर प्रश्न आपका देखिए कैसे दूसरा प्रश्न बनता है। दूसरा प्रश्न आपका बनेगा, हिंदी में कुल स्वरों की संख्या कितनी है? प्रश्न देख लीजिए, दोनों इसी वक्त हम रख दिए हैं ताकि आपको कंफ्यूज ना हो, कब 13 लिखना है, कब 11 लिखना है, कब 13 गोला करना है, कब 11। तो हिंदी में स्वरों की संख्या अगर पूछता है तो 11 लगाएंगे। अगर पूछता है हिंदी में कुल स्वरों की संख्या या सब स्वरों की संख्या, तब जाके आप 13 लगाएंगे। 13 कौन लगाएंगे? तो 11 आपको गिना दिया गया है। इसमें दो आपके बढ़ जाते हैं, एक है अंग और एक है आहा, जिसको बोलते हैं अयोगवा। ये आपके 13 है। तो प्रश्न दोनों आप समझ चुके होंगे अच्छी तरह से कि हिंदी में स्वरों की संख्या 11, हिंदी में कुल स्वरों की संख्या 13। ठीक, तो चलिए फिर अगले प्रश्न पर। हाँ, एक बात और बता दें कि स्वर किसे कहते हैं, थोड़ा आप लोग जान लीजिए, लिखे नहीं लेकिन जान लीजिए कि जो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण या अक्षर को स्वर कहते हैं। बस इतना जानना है। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न चलते हैं। मूल ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है? देखिए, मूल ह्रस्व स्वर, तो मूल ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 है।
आपके सामने लिखा गया है आ, ई, उ, री। ये 4 मूल ह्रस्व स्वर होते हैं। ठीक, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मूल दीर्घ स्वर मूल स्वर कितने होते हैं? प्रश्न देखो कैसे कैसे बनता है, हम उस सब प्रश्नों को बना के लाए हैं। तो पहले मूल स्वरों की संख्या 4 होती, सेम वही है, आ, ई, उ, री। यानी दोनों बातें वही है, चाहे मूल ह्रस्व स्वरों की संख्या पूछे चाहे मूल स्वरों की संख्या पूछे। यह ह्रस्व स्वर पूछता है तब भी 4, मूल ह्रस्व तब भी 4, और मूल स्वर तब भी आपके 4 ही होंगे, आ, ई, उ, री। पूरी तरह से इसको आप समझ चुके होंगे। अगला प्रश्न चलते हैं। तीसरा है दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी? तो दीर्घ स्वरों की संख्या जब आपसे पूछे तो दीर्घ स्वर आपके होते हैं 7। कितने होते हैं? दीर्घ स्वरों की संख्या 7 है। तो आपके सामने ये भी लिखा हुआ है आ, ई, मतलब आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये आपके 7 दीर्घ स्वर होते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न मूल दीर्घ स्वर। देखिए यहाँ मूल स्वर था, यानी मूल ह्रस्व स्वर था और मूल दीर्घ स्वर था। जब मूल ह्रस्व पूछे तो 4, अब मूल दीर्घ स्वर, तो मूल दीर्घ स्वर होते हैं 3। मूल होते हैं 3, बड़ा, बड़ी, बड़ा, ऊ। ये आपके हुए मूल दीर्घ स्वर। तो आपसे पूछे दीर्घ स्वरों की संख्या तो सीधे आप 7 बताएंगे, जब उसमें मूल लगा देगा तो आपको 3 बताने हैं। बातें आपको पूरी समझ में आई होंगी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है? संयुक्त स्वर कौन होते हैं? तो संयुक्त स्वर का मतलब होता है जो 2 स्वर से मिलके बनते हैं, भाई क्या होते हैं? संयुक्त स्वर होते हैं। तो इनकी भी संख्या 4 होती है, ए, ऐ, ओ, औ। ये 4 है और चारों संयुक्त स्वर है। तो ए जो आपका बना है, ये देख लीजिए कैसे बना है। ए है आ प्लस ई से बना है ए। फिर इसके बाद ऐ कैसे बना है? आ प्लस ए से बना है ऐ। अब ओ कैसे बना है ये भी देख लीजिए। तो आ प्लस उ बराबर ओ। औ कैसे बना है? आ प्लस ओ बराबर औ। इसीलिए इसको कहा जाता है संयुक्त स्वर। जो 2 स्वर से मिलकर बनते हैं उसे संयुक्त स्वर कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आगत स्वर। आगत स्वर कौन है? फिर पूछ सकता है आगत स्वरों की संख्या कितनी है? तो पहले आप बताएंगे 1, और आगत स्वर है कौन? तो आ। तो आप देखते होंगे जो डॉक्टर के ऊपर लगा रहता है, हॉस्पिटल के ऊपर लगा रहता, ऑफिसर, डॉल, बॉल, कॉलेज, नॉलेज इत्यादि जितने भी हैं, ये आ, यानी जो ये वाला आ ऊपर जो ये लग जाता है, वो शब्द आगत यानी विदेशी यानी मेहमान हो जाते हैं। सब विदेशी शब्द हैं। कुल मिला कह लीजिए ये अंग्रेजी के शब्द हैं। सबसे आसान है अंग्रेजी शब्द है, जिसके ऊपर लग गया वो अंग्रेजी बन जाएगा। आपकी सबसे बड़ी पहचान यही है, जिसके ऊपर ये लग गया वो अंग्रेजी है। आपको सबसे आसान पहचानने का है। अगर कोई पूछे हॉस्पिटल क्या है तो आप सीधे कह दें अंग्रेजी शब्द है। बॉल क्या है? अंग्रेजी शब्द है। डॉल क्या है? अंग्रेजी शब्द है। डॉन क्या है? अंग्रेजी शब्द है। ऑफिसर अंग्रेजी है। कॉलेज, नॉलेज सब क्या है? सब इस सब के ऊपर यही लगता है तो कहा जाएगा इंग्लिश। अगला प्रश्न, अगला है मात्रा के आधार पर स्वर के प्रकार, यानी स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्रा के आधार पर देख लीजिए स्वर 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। पहला है ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। तो यहाँ देख लीजिए ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों का उच्चारण करते समय एक मात्रा का और कम समय लगता हो, वही ह्रस्व स्वर है। तो ह्रस्व स्वर आपको वही बता दिया गया, आ, ई, उ, री। यही आपके ह्रस्व स्वर हैं। बाकी जो बचते हैं आपके दीर्घ हैं, जिनका उच्चारण करते समय अधिक समय और 2 मात्रा का लगे। तो एक मात्रा का समय ये है और 2 मात्रा ये है। बाकी जो आपके प्लुत स्वर हैं
पुलिस स्वर का प्रयोग तो नहीं होता, लेकिन कहा जाता है पुलिस स्वर जो आपके सिर्फ केवल ओई में काम देती है, संवादों और नाटकों में होता है। ठीक है, पुलिस स्वर हो गया। अब चलिए अगला प्रश्न, जिह्वा की स्थिति के आधार पे, अगर आपसे पूछे जिह्वा की स्थिति के आधार पे स्वर कितने प्रकार के, तब भी आप बताएंगे 3 प्रकार के जिह्वा। देखो 3 अक्षर है जिह्वा, तो 3 प्रकार के होते हैं। तो कौन हो गया, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अग्र का मतलब क्या हुआ, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जीभ का अगला भाग यानी अग्र भाग कार्य करता है उसे अग्र स्वर कहते हैं। इसमें होता है, देख लीजिए, छोटी, बड़ी, ए, ऐ। तो आप उच्चारण करके देख सकते हैं, एकदम अगला भाग करेंगे। जैसे आप कहिए ई, देखिए कहाँ से उच्चारण हो रहा है, एकदम आगे से हो रहा है। ई, ई, ए, ऐ। चारों का उच्चारण कहाँ से, जीभ के अगले भाग से हो रहा है, इसलिए अग्र स्वर कहा जाता है। मध्य स्वर क्या है, जब जीभ का मध्य भाग कार्य करे तो उसे मध्य स्वर, और मध्य में केवल आ आता है, आप कहेंगे आ। तो देखो ये क्या है, मध्य से निकल रहा है। बाकी जितने बचे हैं, यही 5 वर्ण के अक्षर के बाद सभी पश्च स्वर हैं, चाहे बड़ा हो, चाहे ऊ, ओ, औ, ये सब क्या है, पश्च स्वर है। बातें समझ में आ रही होंगी, हम समझ रहे हैं। आगे अगला क्या है, ओंठ की स्थिति के आधार पर, कहीं कहीं ओष्ठ मिलता है, कहीं कहीं होंठ मिलता है, तो जान लीजिए ओंठ की स्थिति के आधार पर स्वर के कितने प्रकार, तो ये आपको बताने हैं 2 प्रकार। कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार। तो वृत्तमुखी, आवृत्तमुखी। अब वृत्तमुखी क्या है, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख गोलाकार हो जाए। गोलाकार का मतलब ऐसे हो जाए, एकदम पूरा गोल नहीं होगा, लेकिन क्या होगा, वृत्ताकार बन जाए, उसका इस्लाम वृत्ताकार हो जाए, उससे वृत्तमुखी। और जिसमें आवृत्त ना बने यानी आवृत्त, यानी जिसमें वृत्त ना बने उसे आवृत्तमुखी। तो इसमें देख लेते हैं कौन कौन है जो वृत्त बन जाते हैं। तो आप देख सकते हैं वृत्तमुखी में जैसे है छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ और आ, ये आपके हैं आवृत्तमुखी। अब इसका उच्चारण आप करके देख लीजिए, और आप उच्चारण करिए, देखिए कैसे उच्चारण हो रहा है। तो कहेंगे ऊ, देखो मुंह आपका गोल हो रहा है, बड़ा ऊ, ओ, औ, ये सब आप कहेंगे तो आपका मुंह पूरी तरह से गोल होगा। जिस तरह से आपको उल्लू अगर कहना हो, तो देखिए मुंह एकदम जैसे उल्लू की तरह ही हो जाता है, ठीक उसी तरह आपका मुंह क्या होता है, गोल हो जाता है। उल्लू की है आंखें गोल ना, तो उसी तरह उल्लू कहने पे मुख भी गोल हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, मुख विवर के आधार पे। तो मुख विवर के आधार पे देख लीजिए 4 प्रकार से, विवृत, अर्ध विवृत, संवृत, अर्ध संवृत। ये 4 क्या है, विवृत क्या है, जब मुख का पूरा भाग खुला रहे। जब मुख पूरा खुलता है तब उसे विवृत कहते हैं, और जब मुख आधा खुलता है तब उसे अर्ध विवृत। संवृत, जब मुख पूरा बंद रहे तब उसे संवृत, और अर्ध संवृत, जब मुख आधा बंद रहे तब उसे अर्ध संवृत। ठीक है, तो विवृत में आपका है, देख लीजिए कई पुस्तकों में कई प्रकार मिला है, तो इसमें देख लीजिए आपका है आ, तो इसमें क्या है, बड़ा आ है। विपरीत इसमें कह रहा है पूरा मुख खुला, जब आप इसका उच्चारण करेंगे कहेंगे आ, देखिए पूरा मुख आपका खुला है, तो ये विपरीत मुखी है, विपरीत है। अब आता है अर्ध विपरीत, इसमें आधा मुख खुला है। इसमें कौन कौन आते हैं, इसमें आते हैं आ, ऐ, ओ, ऐ, आओ, ये आपके अर्ध विपरीत है। अब देखिए समवृत्त, समवृत्त में आपका वही आता है चारों, ई, ई, ए, ऐ। अब इसका उच्चारण करेंगे, देखिए मुख आपका पूरा समृद्ध यानी लगभग बंद रहता है, कहिए ई उ ए, ए यानी ऐ। इसमें आपका मुख पूरा बंद रहता है, इसलिए समृद्ध। अर्ध समृद्ध में क्या है, इसमें जो आपका बचा हुआ है वह ये क्या है, अर्ध समृद्ध है। जैसे आप कह सकते हैं ए, ओ, ये आपका अर्ध समृद्ध है।
अब देखिए आगे चलते हैं, जितना हम बता रहे हैं बस उतना आप ध्यान दीजिएगा, पूरा आपको याद हो जाएगा। फिर एक बार हम यहाँ से रिपीट कर रहे हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या 11, कुल स्वरों की संख्या 13, मूल स्वर 4, मूल हर्ष स्वर 4, मूल स्वर 4, दीर्घ स्वर 7, मूल दीर्घ 4, संयुक्त स्वर 4, आगत स्वर 1। यहाँ तक हो गया। बाकी आपकी मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के, जिह्वा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के, ओष्ठ की स्थिति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के और मुख विवर के आधार पर 4 प्रकार के। चलिए आगे चलते हैं। ये प्रश्न जो आपका देख लीजिए, किस स्वर का दीर्घ नहीं होता? प्रश्न आपसे कई बार पूछा गया है, आपको टेट में भी आया है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी परीक्षाओं के लिए। किस स्वर का दीर्घ नहीं होता? तो री स्वर है, इसका दीर्घ नहीं होता। आप देखे होंगे हिंदी में केवल एक ही री है, कि अगर आप कहीं 2 री मिला हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एक ही री है, ये ह्रस्व है, इसका दीर्घ नहीं होता। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा, री का दीर्घ नहीं होता, ये ऑलरेडी ह्रस्व ही है, री का दीर्घ नहीं होता। अगला प्रश्न है, किस स्वर का ह्रस्व नहीं होता? देखिए, किस स्वर का दीर्घ नहीं होता, किस स्वर का ह्रस्व नहीं होता? तो ए आई ओ औ, इसका ह्रस्व आपको किसी भी पुस्तक में नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका ह्रस्व होता ही नहीं। ये 4 हैं जो आपके इसके ह्रस्व नहीं, ऑलरेडी वहीं से दीर्घ बनकर आए हैं, कंपनी से मान चलिए कि दीर्घ बन के आए हैं। इनका ह्रस्व आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये संयुक्त है ना, इसलिए दीर्घ ऑलरेडी है। चलिए, इनकी भी संख्या 4 ही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न हम सभी स्वरों को इकट्ठा कर दिए हैं ताकि आपको समस्या ना हो, दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। अयोग वाह की संख्या कितनी है? तो अयोग वाह की संख्या पहले पूछी जाएगी, तो आपको 2 बताना है, और अंग और आह, अंग और आह। ये अयोग वाह क्यों कहलाए? क्योंकि ये अयोग होते हुए भी क्या है, निर्वहन करते थे। जब स्वर के पास गए तो स्वर ने कहा कि हम आपको जगह नहीं देंगे, कि जब आपका उच्चारण होता है तो आप आधे हा और आधे माँ, अगर अंग का होता है तो आधा माँ, और आहा का होता है तो आधा हा का उच्चारण होता है, इसलिए हम आपको नहीं देंगे। जब स्वर के पास गए तो उन्होंने कहा कि आप आधे स्वर हैं। इसने कहा चलिए ठीक है, हम अयोग्य होते, हम अयोग्य भले हैं, लेकिन जब जिसको कोई जरूरत लगे तो अपने काम चला सकता है, इसलिए अयोग्य होते हुए भी काम में आते हैं। हिंदी में विलुप्त स्वर, प्रश्न देख लीजिए ध्यान से। हिंदी में विलुप्त स्वर कितने हैं? पहला प्रश्न। तो 1। विलुप्त स्वर कौन है? लिरी। तो आप ध्यान देंगे, लिरी हिंदी का स्वर नहीं है, ये संस्कृत का स्वर है। ठीक, पूरी ध्यान से मनोभाव से पढ़ेंगे तभी आपको आएगा। अगला प्रश्न है, किस स्वर में मात्रा का निर्माण नहीं होता? ये प्रश्न देखिए, किस स्वर से, सॉरी, किस स्वर से मात्रा का निर्माण नहीं होता? तो छोटा आ से मात्रा का निर्माण नहीं होता, क्योंकि ये ऑलरेडी अक्षरों में लगा रहता है, इससे कोई मात्रा नहीं बनता। ये ऑलरेडी जैसे माँ है, अब इसमें देखिए, इससे कोई निर्माण नहीं, ये माँ पूरा हुआ, बस कोई मात्रा इससे नहीं होगा। अगर बड़ा आ लिखना है तब इस पे ऐसे करेंगे, ए लिखना है तो ऐसे करेंगे, औ लिखना है तो ऐसे करेंगे, ओ लिखना है तो ऐसे करेंगे, बड़ा ओ लिखना है तो ऐसे करेंगे, ई लिखना है तो इस तरह से करेंगे, बड़ी करना है तो इस तरह से करेंगे, लेकिन छोटा आ लिखना है तो कैसे करेंगे? कुछ नहीं करेंगे आप, क्योंकि वो ऑलरेडी स्वर व्यंजन या व्यंजन में लगा रहता है, इसलिए किस इस स्वर से मात्रा का निर्माण नहीं होता। चलिए अगले प्रश्न, शहीद वर्ण कौन है? जी हाँ, शहीद वर्ण। तो शहीद वर्ण आपके छोटा आ है, या पूछेगा शहीद वर्ण की संख्या कितनी है? 1। शहीद स्वर 1 और शहीद है छोटा आ। शहीद क्यों कहा गया? शहीद का मतलब ये सभी व्यंजनों के साथ ये शहीद हो जाता है। जैसे आपने माँ लिखा, इसमें छोटा आ है, का लिखे इसमें छोटा आ है, चा लिखे छोटा आ है, ला लिखे छोटा आ है, यानी जितने का से लेके माँ तक लिखेंगे सब में छोटा आ रहेगा, यानी ये सबके साथ क्या है? सती होता है, जिसको बोलिए शहीद इसलिए कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सभी स्वर होते हैं, ये प्रश्न देखिए पूछा जाता है, सभी स्वर क्या होते हैं? वहां दिया रहेगा। तो सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं
और सभी स्वर सघोष होते हैं। दोनों बातें एकदम ध्यान से कान खोल के याद कर लीजिए, लिख लीजिए। सभी स्वर अल्पप्राण, सभी स्वर सघोष। ये सभी स्वर जो अल्पप्राण महाप्राण है, आपके महाप्राण कोई नहीं है, सब अल्पप्राण है। सभी स्वर जो अघोष सघोष हैं, अघोष कोई नहीं है, सभी स्वर घोष या सघोष होते हैं। तो बातें समझ में आ रही होंगी पूरी। अगला प्रश्न देखिए, उच्चारण स्थान में थोड़ा देर, छोटा यानी बड़ा का उच्चारण स्थान कहाँ है? तो ये कंठ का होता है। सूत्र अगर आप पढ़ेंगे तो पूरी तरह से जानते होंगे। अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, तो उसमें छोटा बड़ा कंठ, आ कंठ है। आपका उच्चारण करेंगे, देखिए जीभ कहीं नहीं चढ़, सिर्फ कंठ से आपकी आवाज आ रही है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान कंठ होता है। दूसरा है ई, और ई का उच्चारण स्थान कहाँ है? इसका है तालु से। इसका जब उच्चारण स्थान करेंगे ई, तो आपका जीभ तुरंत जाके तालु में सटेगा, इसीलिए ई। और इचु यसा नाम तालु, कोई भी चावर का कहिए या ई कहिए तो सबसे पहले आपका वहीं जाके सटेगा, इसलिए इसको तालु कहा जाता है। अगला है उच्चारण का स्थान, री का उच्चारण स्थान। जी हाँ, री। री का उच्चारण स्थान आपका मूर्धा है, एक ही है। री का उच्चारण स्थान आपका मूर्धा है। ठीक है। और प्रश्न है, उ और ऊ का उच्चारण स्थान कहाँ है? तू और ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। कहाँ से है? ओष्ठ से इसका उच्चारण स्थान होता है। उपपद्यमानीय नाम कंठा। जब इसको करेंगे ऊ और ऊ, तो ओठ लगभग आपके क्या गोल होके हल्का सा सट जाता है, इसलिए ओष्ठ से है। अगला प्रश्न देख लीजिए, दिख नहीं रहा लेकिन हम पूरा दिखा रहे हैं। ए आई ओ औ का उच्चारण स्थान कहाँ है? तो इसका क्रमशः उच्चारण स्थान, ए का कंठ तालु है, और ए आई का कंठ ताल, ओ औ का कंठोष्ठ है। कंठ तालु क्यों कहा जाता है ए आई को? इसको भी देख लीजिए। ए प्लस से आय है ना, इसको क्यों कंठ तालु कहा जाता है? अब इसको देख लीजिए, हम करते हैं। पहला देख लीजिए क्या है इसका, जो ये बनता है, तो छोटा आ प्लस ई से। तो आ का उच्चारण स्थान अभी बताएं, देख लीजिए यही सामने नीचे लिखा भी, आ का उच्चारण स्थान कहाँ है? कंठ है। और ई का उच्चारण स्थान देख लीजिए यही लिखा है तालु है, इसलिए इसको कंठ तालु कहा जाता है। ये दोनों को, ये दोनों को कंठ तालु कहा जाता है। आगे चलिए, कंठोष्ठ क्यों कहा जाता है? अब कंठोष्ठ में देख लीजिए, ओ और औ को, इनका उच्चारण स्थान देख लीजिए कैसे है। ये होता है आ प्लस ऊ से। तो आ का उच्चारण स्थान देखिए नीचे लिखा है, ये कंठ है। और ऊ का उच्चारण स्थान देखिए यहाँ पर लिखा ना, ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ से है, इसलिए इसको कंठोष्ठ कहा जाता है। तो इतने प्रश्न आपके बने हैं अभी क्या, स्वर से। तो बस आप बिल्कुल 2 बार रटेंगे, बिल्कुल याद हो जाएगा। हिंदी में स्वरों की संख्या 11, हिंदी में कुल स्वरों की संख्या 13, मूल स्वरों की संख्या 4, मूल हर्ष स्वरों की संख्या 4, दीर्घ स्वर 7, मूल दीर्घ 3, संयुक्त स्वर 4, आगत स्वर 1, मात्रा के आधार पर स्वर के प्रकार 3, ह्रस्व दीर्घ प्लुत, जीवा के स्थिति के आधार पर स्वर 3 प्रकार के, अग्र पश्च मध्य, ओष्ठ की स्थिति के आधार पर स्वर 2 प्रकार, वृत्त और आवृत्त, मुख विवर के आधार पर स्वर 4 प्रकार, विवृत, अर्धविवृत, समविवृत, अर्धसमविवृत। किस स्वर का दीर्घ नहीं होता? तो आपको बता दिया गया है, री का दीर्घ नहीं होता। किस स्वर का ह्रस्व नहीं होता? तो आप सीधे कह सकते हैं संयुक्त स्वर का, या ए आई ओ औ का दीर्घ नहीं होता। अयोगवाह की संख्या कितनी है? तो 2। कौन कौन? अंग और आ। हिंदी में विलुप्त स्वर की संख्या कितनी है? तो 1। कौन सा? लिपि। किस स्वर से मात्रा का निर्माण नहीं होता? छोटा आ से। शहीद वर्ण कितने हैं? 1, यानी छोटा आ। सभी स्वर होते हैं अल्पप्राण और सघोष। ध्यान से, सभी स्वर होते हैं अल्पप्राण और सघोष। आ और आ का उच्चारण स्थान कंठ, ई और ई का उच्चारण स्थान तालु, री का उच्चारण स्थान मूर्धा, उ और ऊ का उच्चारण स्थान ओठ। और जो बचे हैं आपके ए अयो कंठ तालु कंठ ओष्ठ क्रमशः। एक बचा है री। री को और देख लीजिए, पूछा जाता है आपका, किस स्वर का उच्चारण करते समय कौन सा स्वर है जो लेखन के आधार पर
कौन सा वर्ण है जो लेखन के आधार पर स्वर है और उच्चारण के स्थान पर आधार पर व्यंजन कहलाता हो जाता है। यानी लेखन के आधार पे स्वर होता है और उच्चारण के आधार पर व्यंजन हो जाता है। तो आपको बता दें री। जब आप री ऐसे लिखेंगे तो आपका ये स्वर हो जाता है, लेकिन जब आप बोलिए री, देखिए री क्या होता है, व्यंजन में आता है। री का मतलब इस तरह से होगा। क्या होगा ये बोलते समय री व्यंजन होता है और लेखन के समय ये आपका स्वर रहता है। अब हमारे ख्याल से, हमारे हिसाब से जितने भी वर्णमाला में थे सभी स्वर हम बता दिए हैं। अब आपको व्यंजन बताएंगे। ये आप जो देख रहे हैं वर्णमाला इसमें पूरा हो चुका है और कल आपको व्यंजन बताएंगे। तो आप लोग क्रमशः यानी टेट, सुपर टेट के लिए और टीजीटी, एलटी, जेआईसी के लिए, पीजीटी के लिए हिंदी की जो क्लासें आप शुरू हो चुकी हैं, अब आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। जितने भी हैं पूरा साथ आपका दिया जाएगा और जब तक आप सफल नहीं हो जाएंगे तब तक आप लोग को इसी तरह से हम बताते रहेंगे। और अगर पूरे मन भाव से हमारे वीडियो को देखते हैं और उसको नोट करते हैं और कंठस्थ करते हैं तो गारंटी है आप पूरे जीवन में कभी हिंदी आपको पछाड़ नहीं सकती। आप कहीं भी हिंदी पूरी तरह से आप उसको हल कर सकते हैं, देखते ही प्रश्न को कर सकते हैं। तो वीडियो में आज इतना ही। वीडियो कुछ लंबा ही हो गया है, लेकिन सभी स्वर हम पूरा क्लियर कर दिए। जो कुछ छूटा होगा आप लोग, अगर कोई छूटता है तो उसको हम कल जरूर बताएंगे, नहीं तो फिर हम व्यंजन बताएंगे। वीडियो कैसा लगा आप लोग थोड़ा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।